जनाब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। मेरा नाम है अब्दुल्ला सुल्तान, मेरे साथ हैं आज लालो लाल हुमा अमीर शाह। और लाल क्यों आज? फिर प्लीज मुझे याद दिलाया जाए। कोई बात नहीं, आपको ना तो कोई मौसम बड़ा हसीन हो या फिर और जिंदगी में बड़ी कोई खुशियां आई हो, ना कोई आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन कोई बात नहीं। वैलेंटाइन पे तो बाय द वे वी बेटर नॉट। हाँ, हम नहीं, आपको पता है हम कैटेगोरिकली लाल रंग नहीं पहनते वैलेंटाइन पे, क्योंकि हम कुछ इस तरह के खुराफात में बिलीव नहीं करते। लेकिन ऑन द अदर साइड इट्स अ ब्यूटीफुल कलर, तो वैसे ही एंड इट्स अ नाइस डे। इट्स 17th April, इट्स अ ट्यूसडे। लाइफ इज गुड, सो व्हाई नॉट? लाइफ इज बेटर देन बिफोर। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। और भाई मेरी टाई क्यों नहीं सेंटर हो रही? मुझे आप अपनी टाई सेंटर करें, हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि हम क्या बातें करने लगे हैं। जनाब मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो अब बड़ा वाज़े अंदाज में टूट फूट का शिकार होती हुई हमें नजर आ रही है। इसी पे जरा हम बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आपको हम जरा ये बता दें कि सिर्फ जनूबी पंजाब ही नहीं, सूबे के दीगर हिस्सों से भी अराकीन टूटने के इशारे मिल रहे हैं। और शहबाज शरीफ किस किस को मना पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 8 लीगी अराकीन असेंबली का पार्टी छोड़कर जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम से अलग पार्टी बनाना ऐसी बात नहीं जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। और हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नेशनल हाईवे के एक हिस्से का इफ्तिताह करने बहावलपुर गए तो वफाकी वजीर रियाज पीरजादा समेत जिले के 4 में से 3 अरकान कौमी असम्बली और बेशतर बल्दियाती नुमाइंदे गैर हाजिर थे। 8 अप्रैल को शहबाज शरीफ ने कमालिया में जलसा किया तो वफाकी वजीर जुनेद अनवार, सूबाई वजीर अयूब गाधी और 4 अरकान पंजाब असम्बली और कमालिया म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन गैर हाजिर थे। इसके अलावा 14 अप्रैल को आपको याद कराएं, शेखपुरा से मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली बिलाल विर्क तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। तो ये अब लोग जुदा होते हुए अपनी राहें जुदा करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बलीगुर रहमान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं कि इस सूरत हाल से किस तरह से नंबर आजमाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहला सवाल, जनूबी पंजाब से तो नून लीग के कई अरकान जो हैं वो चले गए हैं, हम यही खबर भी इस वक्त दे रहे हैं। आप कमालिया और शेखुपुरा से भी कुछ लोगों के टूटने की खबरें आ रही हैं, तो उन्हें रोक पाएंगे आप? क्या सोचा है? जितने भी लोग गए हैं ये उस तादाद से कहीं कम है जो 2013 के इलेक्शन के बाद या उसके दौरान नई शामिल हुई थी PMLN में। तो अगर चंद लोग गए हैं और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अभी कंफर्टेबल इतने नहीं थे, उनको उम्मीद नहीं थी शायद कि पार्टी टिकट दे उनको, तो अगर चंद लोग गए तो इससे इंशाल्लाह कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। पार्टीज में कुछ ना कुछ मूवमेंट तो होती रहती है। वलीगुर रहमान साहब, आपका मौक़िफ़ तो आ गया, लेकिन पार्टी छोड़कर जो जाने वाले लोग हैं अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। बड़े रहनुमाओं के अलावा ये लोग भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। जब तक ये पार्टी में थे इनका शिकवा ये है कि इनकी बात नहीं सुनी गई। सुन लेते तो बेहतर ना होता? अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए। वैसे हो सकता है शायद किसी एक को कोई ऐसा कोई जेन्युइन मसला हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ज्यादातर मैं समझता हूँ कि अपने परसूट में या लालच या बेहतर मुस्तकबिल उनको नजर आ रहा है, या वो समझते हैं कि कहीं और ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, या जेन्युइनली उनके नजरियात अगर तब्दील हो गए हैं, तो उसमें ये बहाना शायद इतना मुनासिब नहीं है। बाकी देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। पार्टियों में तो हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है, हम सबके रवैयों में बेहतरी की गुंजाइश रहती है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर पार्टी को मजीद बेहतर होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बिलाजवाज है। वलीगुर रहमान साहब, यू आर वेरी राइट, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप ये बताइएगा कि इलेक्शन बस सर पर आए खड़े हैं अब, तो नून लीग अपनी इंतखाबी मुहिम कब चलाएगी और टिकटों की तकसीम का क्या होगा? अब तक कोई फैसला किया है या नहीं? 2008 में तो हमारी क़यादत को बहुत देर से आने दिया गया, तो बिल्कुल लास्ट मिनट, जिस दिन सुबह आखिरी तारीख थी टिकट जमा कराने की और शाम को रात को टिकट्स मिल रही थी, तो बहुत कम वक्त मिला रिएक्शन टाइम। 2013 में भी रिलेटिवली दूसरी पार्टियों की निस्बत कुछ देर से हमारे फैसले हुए थे। 2018 में भी मेरी इत्तलात के मुताबिक पार्टी जो टिकट के बोर्ड्स हैं वो अभी तश्कील नहीं पाए। बहरहाल अपने ड्यू टाइम में इंशाल्लाह वो हो जाएंगे। और जहाँ तक आपने इंतखाबी मुहिम की बात की, तो नून की अक्सरियत पहले ही जीती हुई है, एक्टिव मेंबर्स हैं, उनको एज सच उस तरह उनकी कैंपेन तो हर वक्त चलती रहती है। बाकी जब इलेक्शन अनाउंस होंगे बाकायदा कैंपेन तो उसी वक्त शुरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बलीगुर रहमान, और बड़े पॉजिटिव लग रहे थे और साउंड तो एटलीस्ट यही कर रहे थे कि
बॉदर्ड नहीं है जो लोग छोड़ के लेकिन जा आपको रहे हैं। पता है कि फिर दिल के अंदर जो भी हाल हो, आपको चेहरे पर और जुबान पर तो वही बात रखनी पड़ती है जो कि पॉपुलर हो। मुश्किलात तो हैं और हर गुजरते दिन के साथ लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून कुछ इधर उधर तितर बितर सी होती नजर आ रही है। लोग छोड़ के भी जा रहे हैं और भी चैलेंजेस हैं। बल्कि इसके हवाले से हमारे पास एक और भी खबर है, दैट विल टॉक अबाउट लेटर। बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम जी जा रहे हैं, लेकिन वो हम जरा शो में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी एक और जरा बात है जिसपे एटलीस्ट हम कराची वाले जो हैं वो जरा तंग आ चुके हैं और एक पेज पे हैं। एग्जैक्टली, वी आर ऑल यूनाइटेड इन दिस। तो हम समझ तो आ गई होगी लोड शेडिंग की बात क्या सूरत हाल रही? सेम 3 आवर्स और स्केड्यूल्ड लोड शेडिंग, हमें पूरा टाइम बताया हुआ था, मैसेज आया था, लेकिन बहुत ज्यादा कर लाइट गई है। हुमा इतवार को बहुत सूरत हाल कदरे बेहतर थी, ओवर द वीकेंड जो है ना, इनफैक्ट आई एम सॉरी बट वीकेंड को मुझे लगा कि शायद मामला हल हो गया, लेकिन उसके बाद से फिर पीर से वही सूरत हाल है। मे बी वर्किंग डे है, चीजें दुकानें दफातर वगैरह खुल गए हैं, तो बुरा हाल है जी। कराची में बिजली कोई नहीं आ रही है। बिल्कुल जी। दुबई का मौसम 23 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 38 डिग्री की गर्मी। क्या हो क्या रहा है? दुबई बहुत बेहतर हो चुके हैं, बारिशें होती हैं जी, इधर तो बारिशें भी नहीं होती। बट एनीवे जी, आपको ये बता दें कि ये जो सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे हैं, कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने एहतजाज के रास्ते जरूर खोल दिए हैं इस वजह से, क्योंकि ये तो अब रुकने वाली नहीं है। जमात इस्लामी, पाक सरजमीन पार्टी और कराची के मेयर वसीम अख्तर ने लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान किया है और जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 27 अप्रैल को हड़ताल का ऐलान कर रखा है। जबकि तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए सिंध असेंबली के सामने चूड़ियां बिखेर दी। इस्लामी इस शहर के गली और कूचों को और घरों को रोशन करने के लिए तहरीक चला रही है, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, गलत बिलिंग के खिलाफ। चीफ मिनिस्टर साहब, इनकी हुकूमत कहती है कि वफाक बिजली नहीं दे रहा है, चूड़ियां लेकर आए सिंध हुकूमत के लिए। ये चूड़ियां पहनो अगर सिंध हुकूमत का केस नहीं लड़ सकते, वरना जाओ इस्लामाबाद और जाके हमारा केस लड़ो। हुमा को अभी ये बात जरा हम बाद में समझाएंगे कि चूड़ियां बिखेरने से क्या मुराद होती है। एज इन सिंबॉलिक होता है, डिग्रेड करने की बात है, लेकिन मिसोजिनी है इसमें, मुझे लगता है मिसोजिनी है। जस्ट बिकॉज़ इट्स अ वुमेन्स थिंग तो आप उसको एहतजाज में यूज कर लो। गेट ओवर इट। मेरा ख्याल है कि हमें इस मिसोजिनस बिहेवियर से आगे निकल जाना चाहिए। लेकिन के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 20 अप्रैल को वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज होगा। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने भी बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ 20 अप्रैल को एहतजाज का ऐलान किया है। ये भी सुन लीजिए। के लोगों पहुंचो केले में पहुंचो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होगा, अनीस टाइम खानी तुम्हारे साथ खड़ा होगा, ये मेरे एमपीएस तुम्हारे साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला, और कराची से लोड शेडिंग खत्म करवाएंगे। बिजली है कराची में, लेकिन ये लोगों को तंग कर रहे हैं, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। और आपको बताएं कि मेयर कराची वसीम अख्तर ने आज लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। एहतजाज के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के बाहर किया जाएगा। इसी पे बात करते हैं जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। जमात इस्लामी कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ पहले भी धरने देती रही है, मुजाहरे करती रही है, लेकिन ऑब्वियसली उसका फ़ायदा कुछ हुआ नहीं है। इस बार क्या तवक्को रखें, क्या अलग होगा? हमारी इस तहरीक ने लोगों में शऊर पैदा किया है। सबको मालूम हुआ है कि तांबा बेचकर एल्युमिनियम के तार लगाने से कितने अरब रुपए का फ़ायदा के इलेक्ट्रिक ने लिया है। सबको पता चला है कि नाजायज़ मीटर रेंट लगकर आता है। सब जानते हैं कि डबल बैंक चार्जेस लगते हैं। सबको मालूम है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर हमसे अरबों रुपए आवाम से के इलेक्ट्रिक ने खा लिए हैं। और सबको अब ये बात पता चल चुकी है कि ये प्लांट अपने नहीं चलाते हैं, ऑयल वाले और गैस वाले प्लांट चलाकर कम पैसे खर्च करते हैं और ज़्यादा पैसों का बिल हमसे लेते हैं। तो ये सारी सूरत हाल लोगों के सामने आई है। फिर हमारी इस तहरीक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि नेपरा में जब हमने जाकर कराची का मुकदमा लड़ा है, तब उसके नतीजे में मैं नेपरा मज़ीद टैरिफ में इजाफा नहीं कर रहा कि इलेक्ट्रिक वाले चाहते हैं कि किसी भी सूरत में टैरिफ में इजाफा हो, इनके पैसे मज़ीद बने और ये शंघाई इलेक्ट्रिक को बेचकर भाग जाएँ। लेकिन जमात इस्लामी के नतीजे में ये सिलसिला रुका हुआ है। एक और चीज़ है हाफिज साहब जिसके बारे में हम सारों को अब सोचना शुरू कर देना चाहिए। घेराव और एहतजाजी मुजाहिरों से भी शहरी ही मुतासर होते हैं, सबसे ज़्यादा बर्डन उन्हीं को इस चीज़ का भी उठाना पड़ता है। तो क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता हुकूमत को एक्शन लेने पर मजबूर करने का? सूबाई हुकूमत वो हुकूमत है कि जिसने अबराज ग्रुप को ये के इलेक्ट्रिक बेचा है। MQM ज़ाहिर है कि पूरा मैंडेट होने के बावजूद आज तक के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इसने कुछ नहीं किया, इसलिए कि पहले दफ़ा जब बिका था तो मुशर्रफ के साथ थे और दूसरी दफ़ा बिका था तो पीपल्स पार्टी के साथ थे, और अब भी सब हिसाब बने हुए हैं, इसीलिए कुछ नहीं करते हैं।
वफाकी हुकूमत का आलम यह है कि एक यूनुस ढाका ने कहा था कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर 62 अरब रुपए इन्होंने खाए हैं, तो उसकी जो है वो पोजीशन ही तब्दील कर दी। ये सब मिले हुए लोग हैं, ये मिलकर लूटते हैं और आवाम के ऊपर जुल्म करते हैं, इनसे कोई तवक्को नहीं है। इसके बावजूद हम मुज़ाकरात करते हैं, इसके बावजूद हम गवर्नर से मिलते हैं, इसके बावजूद हम तमाम लोगों से मुलाकात कर दिलाते हैं कि अपना किरदार अदा करें। हम नेपरा गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट गए, अब इसके बाद क्या रहता है? हाफ़िज़ साहब, आपने कुछ वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं, बताइएगा आपकी एहतजाजी तहरीक से मसला शायद वक्ती तौर पर तो हल हो जाए, लेकिन मुस्तकिल हल क्या हो सकता है, क्या सजेस्ट करेंगे आप? मुस्तकिल हल भी जिद्दोजहद है, आईना दिखाना है, लोगों को साथ मिलाकर एक तहरीक बर्पा करना है। और असल में तो अब लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये सिर्फ वक्ती और हंगामी तौर पर परेशान होंगे कि अगर इंडस्ट्री की लाइट बंद हो गई है कुछ दिनों के लिए और लोड शेडिंग हो रही है तो इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हो, और जब उनकी बिजली बहाल हो जाए तो उनको कोई गरज ना हो, या वो उठकर खड़े होंगे कि उनके मीटर भी तेज़ चलते हैं और उनको भी बिल ज़्यादा दिया जाता है। आम शहरी भी अगर अपनी राय तब्दील नहीं करेंगे, दोबारा उन लिटोरों के साथ जाएंगे कि जिन्होंने उनका इस्तेहसाल किया, तो मसला हल नहीं होगा। तो ये जिद्दोजहद एक रास्ता मुतय्यन करेगी कि कौन उनके हक़ के लिए उठकर खड़ा हुआ है और जिद्दोजहद कर रहा है, और कौन है जो उनका मैंडेट वडेरों को बेच देता है सेनेट में, जो अपनी पार्टियां बदल लेते हैं, अदारियां बदल लेते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान जनाब अभी आगे बढ़ जाएंगे और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ आगे बढ़ जाएंगे किसी तरह ये लोड शेडिंग का मसला हल हो जाए कराची में, क्योंकि ज़िंदगी अजीरन हुई है, सब निज़ाम में ज़िंदगी दरहम बरहम। और बाय द वे हम तो अभी आपको बता रहे हैं ना कि हम 2 घंटे 3 घंटे टाइप, देर आर प्लेसेस जहाँ 12-12 घंटे की भी लोड शेडिंग हो रही है, तो लिहाजा हम फिर भी, हालांकि वी आर ऑल सफरिंग, लेकिन हम फिर भी समझते हैं कि बहुत ही ये नाइंसाफ़ी। और इससे पहले कि हम आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करें, ज़रा एक इम्पॉर्टेंट सियासी मामला है वो डिस्कस करना चाहते हैं। इसका हम अभी जिक्र यही तो कर रहे हैं कि डिफिकल्ट टाइम्स फॉर नून, क्योंकि लोग जो हैं उनके जो मेंबर्स जो हैं वो छोड़ रहे हैं, तो ये एक और चीज़ है जो हमें। निसार की तो आपको पता है ना, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके रिजर्वेशंस हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं और उनका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है, लेकिन अब इस फहरिस्त में एक और नाम का इजाफा हुआ है, बिल्कुल ऐड हुआ। आपको बताएं कि चौधरी निसार के बाद मारवी मेमन भी नून लीग की क़यादत से नाराज़ है और क़यादत को सबके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की जिम्मेदारी अब उठा लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये नंबर्स जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। मारवी मेमन ने अपनी जमात की क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि कोई मर्जी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो उसे साइड पर कर दिया जाता है और राय के ख़िलाफ़ जाने वाले को बागी कह दिया जाता है। ट्विटर पर मारवी मेमन ने कहा कि बदकिस्मती से इस जमात में सिर्फ जी हजूरी चल रही है। मारवी मेमन इससे पहले भी ट्विटर के जरिए पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बना चुकी हैं। चौधरी निसार अली खान एक अरसे से मुसलसल नाराज हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और चौधरी निसार के दरमियान हालिया 2 हफ्तों के दौरान 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। चौधरी निसार ने सदर मुस्लिम लीग नून से शिकवा किया कि बास पार्टी रहनुमाओं ने उनके खिलाफ ज़ाती मुखालफत की मुहिम चला रखी है जो पार्टी के लिए बेहतर नहीं है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को भी इन मामलात से आगाह किया, लेकिन नवाज शरीफ इस मामले में ज़्यादा सरगर्म नज़र नहीं आते हैं। इसी पर ज़रा राय लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया शामी साहब, आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। शामी साहब, चौधरी निसार के बाद अब मारवी मेमन भी पार्टी क़यादत के रवैये की शिकायत करती नज़र आ रही हैं। ये नून लीग की क़यादत के लिए कितने बड़े ख़तरे की बात है, या उन्हें कोई टेंशन नहीं है इस सब की? इसमें तो कोई शुबा नहीं कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अपनी जमात के लीडरों की शिकायत जो हैं उनको दूर कर सकते हैं और उनको किस तरीके से अपने साथ काम करने पर मजबूर कर सकते हैं या मजबूर रख सकते हैं। तो मारवी मेमन जो हैं अब किस तरीके से अपने आप को संभाल पाएंगी या मुस्लिम लीग नून के साथ अपना ताल्लुक़ बरकरार रख पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा। मामला जो है कुछ ज़्यादा वाज़े और साफ। अच्छा शामी साहब, ये भी बताइएगा कि सदर नून लीग शहबाज शरीफ नाराज़ रहनुमाओं को मनाने की कोशिश करते नज़र तो हमें डेफिनेटली आ रहे हैं, लेकिन अब तक नतीजा कुछ नहीं निकला, तो क्या ये मुफाहमती मुज़ाकरात का अमल किसी और को चलाना होगा? देखिए, ये जो नाराज़गी है मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की, उनकी वजूहात मुख्तलिफ़ हैं। तो कहीं तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा और कहीं दूसरे हलके जो हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक मुश्किल काम हो गया है। तो नवाज शरीफ साहब को भी सोचना पड़ेगा
और जायज़ा लेना पड़ेगा सारी सूरत हाल का, और अपने साथियों को अपने साथ रखने के लिए कुछ अपने रवैये में भी तब्दीली होगी। अगर ऐसा होगा तो शहबाज शरीफ साहब का काम आसान हो सकेगा। शाह चौधरी निसार की बात की जाए, मारवी मेमन की या दीगर नाराज अरकान की नून लीग की क़यादत से गलतियाँ कहाँ हुई हैं कि इतने पुराने कारकुन पार्टी छोड़ने पर आमादा हो गए हैं? देखिए, हर शख्स का मामला अलग अलग है। चौधरी निसार अली साहब की नाराज़गी का तो कोई ताल्लुक इक़्तिदार में रहने या इक़्तिदार से रुखसत होने से नहीं है। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे तब भी उनको शिकवे थे, और वज़ीर आज़म नहीं रहे तो तब भी उनके शिकवे अपनी जगह मौजूद हैं। इनका इक़्तिदार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहुत से शिकवे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ इक़्तिदार से है। और जब नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब से वो ऐवान वज़ीर आज़म से रुखसत हुए हैं, तो वो शिकायत जो हैं उनकी ज़्यादा शिद्दत से सामने आने लगी हैं, और उनसे छोटी मोटी जो बातें पहले नज़रअंदाज की जा रही थी, अब वो नज़रअंदाज नहीं की जा रही। इसमें मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ साहब का रवैया जो है वो कोई मिसाली रहा है। यकीनन उनसे मुलाकात में मुश्किलात थी, उनसे बात करने में मुश्किलात थी, और मुशावरत का फुकदान जो है उसकी शिकायत भी की जा रही थी और की जा रही हैं। लेकिन एक बड़ा आमिल जो है वो यही है कि कुछ और ताकतें भी हैं और कुछ और अनासर भी हैं से पर्दा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुर रहमान शामी साहब। उन्होंने कहा जी इंडिविजुअल केसेस हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जो नाराज़गी के मामलात हैं। देखना यह है कि अब इन्हें सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है, क्योंकि सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो ही बेहतर है। टाइम कम रह गया है वैसे सॉर्ट आउट भी, मतलब लिटरली कुछ महीने, 1-2 महीने रह गए, 3 महीने कहेंगे अगर इंशाल्लाह इलेक्शंस हो जाएं। एनीवे जी, अब हम जरा बात कर लें पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन की जरा बात करते हैं। एजुकेशन इमरजेंसी हुई है सिंध में, पूरे पाकिस्तान में वैसे तो है, लेकिन सिंध में स्पेशली आपको बताएं स्कूलों के हालात नहीं बदली, तालीमी मयार का कोई हाल नहीं है और बेहतर होने के बजाय मजीद गिरता जा रहा है। ये हम सिंध की बात कर रहे हैं। सिंध में लगी नाम की तालीमी इमरजेंसी कछवे की रफ्तार से चल रही है, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओहदा संभालने के साथ ही, अगर आप लोगों को याद हो, तालीमी इमरजेंसी का ऐलान भी किया था। अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा सुनो। हेल्थ और एजुकेशन, इनके लिए ये बेसिक सोशल सेक्टर्स हैं जिनमें जिससे हर एक आदमी अफेक्ट होता है। इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मैं लफ्ज़ ज़रा सख्त है, लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ उसको एज अ पॉजिटिव सेंस कि हम हेल्थ और एजुकेशन इमरजेंसी सूबे में नाफिज करेंगे। महकमा तालीम सिंध के अपने ज़िली इदारे रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट की जनवरी में आने वाली सालाना रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 23,000 स्कूल बिजली से महरूम हैं। 16,359 बच्चों में 4 दीवारी, जबकि 15,478 स्कूलों में बैतुल खलाही मौजूद नहीं है, और 18,128 स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। सूबे में 7 बरस के दौरान बॉयज़ स्कूल की तादाद में 5,662 तालिबात की तादाद में, जनाब ये कुछ फिगर्स जो है ना हम यहाँ से देख के आपको बता दें क्योंकि वहाँ ज़रा इधर उधर हुए में हैं, और 18,128 स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। सूबे में 7 बरस के दौरान बॉयज़ स्कूल की तादाद में 5,662 तालिबात की तादाद में 1,06,828 की इंकशाफ भी हुआ है। थोड़ा सा आपको बता दें कि दिलचस्प बात तो ये है कि इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की तादाद में इजाफा होता जाता है, और कराची में रोज़ाना एक प्राइवेट स्कूल खुल रहा है। तो आप ये देखें कि पहले कितनी इमरजेंसी पड़ी हुई है, एक स्कूल खुल भी रहा है। और एक अंदाजे के मुताबिक सिंध में 6,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल बंद हैं और 40,000 गोस्ट असातिज़ा जो हैं वो भर्ती हैं। यानी गोस्ट असातिज़ा, आपको याद होगा, गोस्ट टीचर्स जो कि रजिस्टर्ड तो हैं कि वो वहाँ पढ़ा रहे हैं लेकिन होते नहीं हैं। गोस्ट स्कूल्स हैं भाई, गोस्ट हर चीज़ ही है, आते नहीं हैं, हाजिरियाँ उनकी लग रही होती हैं, तो ये बहुत ही बुरा हाल है। और कब तक, वैसे अब इंतखाबात हम बात कर ही लें, लगे हाथ सर पर हैं, तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ज़रा अपनी आंखों के सामने रखिएगा, उन्हीं को मुंतखब कीजिएगा जिनके बारे में आपको लगता है कि वो तालीम पर तवज्जो देंगे और इस मुल्क में तालीम की तरवीज और इसके बढ़ावे के लिए कोई काम करेंगे। बिल्कुल जी, तो हमने बात करनी है इसके बारे में, ज़रा मज़ीद बात करते हैं। गैर सरकारी तंजीम अलिफ ऐलान के सिंध के कोऑर्डिनेटर शहाब सिद्दीकी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का शहाब। गैर मुल्की अदारों की जानिब से इमदाद और कर्ज़ों की मद में बड़ी रकूम जो है वो दी गई है सिंध को तालीम का
का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए, ये हम बता रहे हैं क्योंकि हम ये बात करते भी रहते हैं कि कौन कितने फंड्स दे रहा है, तो बेहतरी देखने में क्यों नहीं आ रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। व्हेन एवरीबडी इज गिविंग फंड्स कि एजुकेशन सेक्टर ज़रा मजबूत हो सके। देखिए, रकूम और जो इमदाद है वो सिर्फ बहुत नहीं होती। अगर सिंध हुकूमत का अपना बजट देखा जाए तो उन्होंने रेगुलरली 20% से ज़्यादा अपना बजट जो है वो तालीम के ऊपर मुख्तस किया है पिछले 5 साल में। मगर रिफ़ॉर्म जो है वो खाली पैसे बढ़ा देने से नहीं होता, उसको कैसे ख़र्च किया जाता है उस पर भी डिपेंडेंट होता है। और अगर हम सिंध की खुसूसन बात करें तो सिंध में जो बेहतरी है पिछले 5 साल में वो विदाउट अ डाउट आई है तालीम में, मगर जो मसाइल का जो ढेर है उसको अगर हम देखें और जो बेहतरी की रफ्तार है अगर हम उसको देखें तो वो अभी तक सिचुएशन जो है वो तशवीशनाक है और बेहतरी की तरफ जाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है सिंध को। शहाब साहब, इफ़ वी ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन सिंध एंड अदर प्रोविंसेस, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सिंध में तालीम के शोबे में ऐसे क्या मसाइल हैं जो दूसरे सूबों में देखने में नहीं आते? ऐसा नहीं है कि कोई मसाइल सिंध में हैं जो बाकी जगहों पे नहीं हैं, बस ये है कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो सिंध में ज़्यादा नज़र आते हैं बाकियों की बनस्बत। टीचर्स की जो है गोस्ट टीचर्स जिनको कहा जाता है, जो टीचर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी पे नहीं होते हैं मगर तनख्वाहें लेते हैं। क्लोज स्कूल्स, जो बहुत सारे स्कूल्स जो हैं जो बंद हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्कूल्स की ज़रूरत है, वो है। और सिंध के अंदर अगर हम सिंध के मसाइल को देखें तो ट्रेडिशनली सिंध में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से स्कूल और तालीम जो है उसका बहुत ज़्यादा टारगेट रहा है। टीचर्स की हायरिंग और स्कूल नए बनाना ज़रूरत से ज़्यादा, ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे ना बनाना। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से सिंध के अंदर ये 2 मसाइल जो हैं ये सबसे ज़्यादा। अच्छा, एजुकेशन इमरजेंसी की बात तो हम कर रहे हैं और इस वक्त हालात जो हैं वो हमारे सामने ही हैं, बड़े अलार्मिंग सिचुएशन हमें नज़र आ रहे हैं। तो इमरजेंसी में पहली चीज़ क्या करनी चाहिए इस निज़ाम को ज़रा वापस बेहतर करने के लिए? टीचर्स को 30,000 से बढ़ाकर इनको बढ़ाना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि हर स्कूल के अंदर मेरिट की बेसिस पे टीचर हों। इसके साथ साथ जो है इनका जो पेफ का मॉडल है जिसके तहत उन्होंने स्कूल्स जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिए हैं, उसमें से उसकी वजह से हमने देखा कि डायरेक्ट रिज़ल्ट में पिछले 5 साल में 5.5 लाख बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं वो स्कूल में आ गए हैं। इस तरह के और क्रिएटिव इनिशिएटिव्स लेकर आएँ। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सिंध की जो मसला है वो सिंध में ये है कि सिंध की इनरोलमेंट अगर स्कूल के अंदर देखी जाए तो सिर्फ 15% बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी से पास होकर हाई स्कूल तक पढ़ते हैं। मतलब कि प्राइमरी से जो पढ़ के जो बच्चे निकलते हैं उनमें सिर्फ 15% ऐसे हैं जो हाई स्कूल में होते हैं। तो ये शरह जो है ये इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा नए मिडिल और हाई स्कूल्स की ज़रूरत है और गुंजाइश है। इसको बहुत तेज़ी से इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देनी होगी कि क्लासरूम ना सिर्फ बनाना बल्कि उसके अंदर जो तालीम दी जा रही है मेयार की है। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ अलान, सिंध के कोऑर्डिनेटर शहाब सिद्दीकी। एक तवील फहरिस्त है जिसमें से चंद चीज़ें आपने भी गिनवाई हैं कि असातिज़ा की तादाद बढ़ानी चाहिए, लेकिन साथ साथ मेरिट पर असातिज़ा भर्ती होने चाहिए, सियासी बुनियादों पर असातिज़ा की भर्ती नहीं होनी चाहिए। मिडिल और प्राइमरी स्कूलों की अशद ज़रूरत है, गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आप हम सब क्या कर सकते हैं? हम इन इंतखाबात में उन लोगों को मुंतखब कर सकते हैं जिनसे हम ये कम से कम वादा ले सकें कि अगर आपके इलाके में सरकारी स्कूल नहीं है मिडिल तक या मिडिल से के बाद सेकेंडरी तक कि वो ये तामीर कराएंगे, वो ये बनवाएंगे। अच्छा, एंड दिस माइट बी अ लिटिल फार फेच्ड, लेकिन एजुकेशन अच्छी होएगी नहीं अगर आपकी जो टीचर है जो आ गई है, गोस्ट टीचर नहीं है या आ गया है, वो ट्रेंड ना हो। तो लिहाजा टीचर ट्रेनिंग की भी हमारे पास बहुत ज़रूरत है। अगर टीचर को सही तरह पढ़ाना नहीं आएगा तो वो टूटा फूटा जो पढ़ाएगा वो बच्चा फिर वो टूटा फूटा ही सीखेगा। तो मतलब वो एक टीचर ट्रेनिंग भी है और लर्निंग प्रोसेस सारी उम्र जारी रहता है। और हमने भी कुछ सीखा और हमें याद आ गया, इनफैक्ट हमें बताया गया कि लट्टू को अंग्रेजी में कहते हैं स्पिन टॉप। तो हमारे जरिए जिनको आप में से नहीं पता था उनको भी हमने बता दिया। Would you believe कि मुझे अभी भी शक है कि इसका एक और वर्ड नहीं, वैसे मैंने गूगल कर लिया, इसके इमेजेस में वही आ रहा है, लट्टू आ रहा है, स्पिन टॉप कहते हैं। इसका एक और वर्ड लेकिन आई गेस है, अगर आपको पता है तो आप हमें ट्वीट करके बता सकते हैं। ऑल लर्न टुगेदर, यही खूबसूरती है जियो पाकिस्तान की। इंग्लिश में मैं लट्टू कहूंगी। जो लोग हमें नहीं ज्वाइन कर सके थे पिछले घंटे में किसी वजह से, तो उनको हम खुशामदीद कहेंगे जियो पाकिस्तान में अब्दुल्ला हुमा के साथ। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है, बहुत सी चीज़ें आपसे बात कर चुके हैं। तो क्या करें थे?
बहुत सी बातें करनी है, लेकिन आपने कुछ और कहना है तो कह दें। हाँ, मैंने आपको ये बताना है कि लट्टू को स्पिनिंग टॉप भी कहते हैं, स्पिन टॉप भी कहते हैं और सिर्फ टॉप भी कहते हैं। बट मैं एक मुहिम चलाने लगी हूँ आज, और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कि लट्टू को लट्टू ही कहा जाए। उससे बेहतर क्या चीज़ होगी? लट्टू की तरह कोई चीज़ घूम रही हो, स्पिन तो हर चीज़ करती है, टॉप बहुत सी चीज़ों को कहते हैं। सो इट्स लट्टू। आई एम सॉरी, आई एम विद लट्टू। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है इससे जुड़ी हमारे पास, हमारी ही, जो हम आपसे शेयर करेंगे इस घंटे में। ऑन अ लट्टू, आई एम टेलिंग यू एक्चुअली। या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक लिटरली ऑन अ लट्टू। क्यूरियस हो गया ना आपको? सो देन यू हैव टू वॉच दिस आवर। जल्दी से इस घंटे की आपको टॉप स्टोरीज बताएं। फारूक सत्तार बहादुराबाद गए ना, पीएसपी के लिए भी दरवाजे बंद कर लिए। बंद गली में खड़े मुत्तहिदा के सीनियर तरीन रहनुमा का सियासी मुस्तकबिल बज़ाहिर दाव पर लगा है। सिंध हुकूमत ने फिर 10 नई बसें कराची की सड़कों पर लाने का वादा कर लिया। माजी में भी ऐसे ऐलानात हुए मगर अमल नहीं हुआ। दुआ है नया ऐलान भी महज लॉलीपॉप साबित ना हो। और ज़ीनत इरफान की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म मोटरसाइकिल गर्ल इस हफ्ते सिनेमा घरों में सजेगी। ज़ीनत इरफान आज हैं जियो पाकिस्तान की मेहमान। जनाब, तो 20 अप्रैल को फिल्म आ रही है स्टारिंग सुहाय अली अब्रू, हु वाज ऑन आवर शो एक हफ्ता पहले। लेकिन अब जिनकी जिंदगी पर मबनी ये फिल्म है, वो लड़की, वो खातून बिल्कुल यू आर सो राइट। और खास तौर पे देखिए, जब रियल लाइफ स्टोरी हो ना, तो क्यूरियोसिटी आपकी उस बंदे के साथ होती है जिसकी ये स्टोरी है। ऑफ कोर्स इफ इट इज एक्टेड आउट ब्यूटीफुली तो क्या बात है। मोटरसाइकिल गर्ल मूवी का नाम है और जिस पे ये सारी बेस हुई है वो हमारे साथ हैं आज ज़ेनित। कितना डिफरेंट नाम है वैसे। ज़ेनित इरफान, द मोटरसाइकिल गर्ल हरसेल्फ, जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। ज़ेनित, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम हुमायूं, अब्दुल्ला, how are you all doing? Good to have you on the show with us, Zenith. We are mesmerized by the beauty of what all you saw. लेकिन सबसे पहले तो हमें पता है स्टोरी क्या है और हमें पता है कि आपके फादर का ये ख्वाब था और आप जाना चाहती थी नॉर्दर्न एरियाज में, लेकिन अकेले चल पड़ी। मतलब ये हौसला कहाँ से आया कि जी मैं अकेले करूँगी? एक्चुअली मैंने पूरा जो अपना मोटरसाइकिल एडवेंचर है वो अपने भाई के साथ किया था। मैं अपने ग्रुप की शक्ल में मूव करती हूँ। अच्छा, मेरे साथ पूरा ग्रुप होता है। आई वाज ऑन अ सेपरेट मोटरसाइकिल, तो इट वाज़न्ट अ सोलो एडवेंचर नहीं था। मोटरसाइकिल के अक्रॉस इन अ ग्रुप की शक्ल में मूव हो रहा था। लेकिन फिल्म में दिखाया गया है कि हम सोलो गए थे, वो इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली कमर्शियल पर्पज से थोड़ा सा फिक्शन करना पड़ता है। या इट्स अ फिल्म, ऑब्वियसली इट्स अ फिल्म। लेकिन द फिल्म इज़ अबाउट एक बेटी का एक बाप के साथ रिश्ता इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। जो मैंने देखा और जो मैंने वहाँ पे फील किया ड्यूरिंग माय मोटरसाइकिल एडवेंचर्स कि मैं कैसे अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट कर सकी, कैसे मैं अपने अब्बू को ढूंढ सकी उन पहाड़ों में, ये फिल्म उस स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ज़ेनित, आपका ख्वाब था, जाहिर है आपके अब्बू की ख्वाहिश थी जिसको आपने तकमील तक पहुंचाया। ये आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत से लोग सपोर्टिव भी होते हैं, लेकिन आपको पता है कि पर्टिकुलरली अगर बाप भी ना हो तो माँ बड़ी प्रोटेक्टिव हो जाती है बच्चों को लेकर। आपका भाई भी आपके साथ, आप भी, तो अम्मी को कुछ रिजर्वेशंस थी या सब लोग कहते थे हाँ कोई बात नहीं, निकल जाओ और खुंजराब तक पहुंच जाओ मोटरसाइकिल पर? नहीं, ऑब्वियसली उनको रिजर्वेशंस थी। मेरी अम्मी एक्चुअली बहुत सपोर्टिव है। उनका एक कहना है कि अगर आपने किसी बच्चे को एजुकेशन देनी है, एक तो आप उसको स्कूल में डालो और उसको ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी दो, बिकॉज जो आप ट्रैवलिंग से सीखते हो वो आप किताबों में नहीं सीख सकते। एक मेरे में का ये एक आइडियोलॉजी, हमारे घर में एक आइडियोलॉजी है। एंड एक्चुअली हमारे घर में जितनी भी औरतें, मेरी नानी, दादी हैं या मेरी अम्मी, हमारे घर में एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि अगर एक लड़की पैदा हुई है तो वो ये चीज़ नहीं कर सकती। हमारे घर के जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो जो एक आइडियोलॉजी बनी है, यू कैन से, हमारा रहना सहना ऐसा है ही नहीं। लेकिन ऐसा हुआ है कि मैं कब एक दफ़ा मैं गिलगित में थी, मेरी अम्मी का फ़ोन आया है, वो रो रही है फ़ोन पे, वो कह रही है वापस आ जाओ, मुझे घबराहट हो रही है। तो माँ जितना मर्जी आपको आज़ादी दे कि आप सफ़र करो, लेकिन माँ होती है, उसको घबराहट तो होती है। तो अम्मी को होता है अक्सर हुआ है। मेरे एक्सीडेंट्स हुए हैं, मतलब एक मेरा बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था उतरोड़ गांव में। मैंने अपने अम्मी को नहीं बताया था कि मेरा एक्सीडेंट है, मैंने एक दिन बाद जाके बताया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बताऊंगी अभी ना तो वो घबरा जाएंगी। अच्छा, डेफिनेटली आपकी जो स्टोरी है
आपकी जो स्टोरी है वो तो इट साउंड्स आल्सो लाइक इसके ऊपर एक मूवी तो बनती है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप जिस तरह आप अपनी अम्मी के साथ भी बता रही हैं कि बड़ी खुली डुली किस्म की रिलेशनशिप है, भाई के साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। अक्सर हमने देखा है मोटर बाइक एडवेंचर्स जो होते हैं भाई तो बिल्कुल ही डिस्करेज करते हैं बहनों को कि मेरे साथ मतलब अगर दूध दही भी लेने जाना है तो उस पर भी मोटर बाइक पे नहीं जाना मेरे साथ। तो आप के भाई और आपकी बड़ी अच्छी बॉन्ड है कि दोनों ने एक दूसरे को इनकरेज किया। बहुत अच्छी बॉन्ड है और लड़ाई भी हम बहुत करते हैं। ऑनेस्टली बाइक में जब स्टार्ट की थी या जब मैंने बाइक स्टार्ट ही सीखी थी, मेरे भाई ने मुझे सिखाई थी। मेरी कॉलोनी है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर उसने मुझे लेसन्स दिए थे मोटरसाइकिल के। और मुझे याद है अभी भी वो दिन, आज से 5 साल पहले 2013 में मुझे याद है कि जब मुझसे यूटर्न नहीं लिया जाता था। लाइक मैं बाइक गिरा देती थी, पीछे ट्रैफिक रुकी होती थी तो मेरा भाई इतना डांटता था मुझसे कि तुमसे नहीं चलाई जाएगी तो चलाओ, कॉन्सेंट्रेट करो, और करती थी। लेकिन मेरे भाई को पता था, उसने मेरी आंखों में वो देख ली ना स्पार्क कि ये कर सकती है, तो उसने मुझे कभी नहीं डिस्करेज किया। और मुझे अक्सर काफ़ी जो यंग गर्ल्स हैं जो फेसबुक पे होती हैं वो मुझे मैसेज करके कहती हैं हमारे भाई हमें इजाज़त नहीं देते। एंड मुझे बहुत उदासी होती है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं लोगों को कि इट इज़ ओके। आप एक जेंडर को क्यों एसोसिएट कर रहे हो एक मोटरसाइकिल पे, कोई भी जेंडर हो, आप उदास ना हो क्योंकि आपने अपना काम कर दिया है और आपने जो काम किया उस पर बिल आखिर एक फिल्म भी बन रही है। ये फिल्म भी बहुत लोगों को एजुकेट करेगी, उन्हें बताएगी। आई एम श्योर चेंज आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। ये बताएं कि हाउ डिड दिस हैपन? आप लोग मोटरसाइकिल से ही घर पे निकले थे और फिर मोटरसाइकिल तक ही खुंजराब पे पहुंचे, बीच में कहां रेस्ट करते थे, क्या किस तरह दिन में ट्रैवल करते थे? आई रियली वांट टू नो दैट, क्योंकि अगर मैं कभी जिंदगी में ऐसा सोचूं मैं आपसे पता तो कर लूं कि किया किस तरह। पहले मोटर बाइक चलाना सीखनी होगी आपको। जी ज़ैरित, गो अहेड। बेसिकली हमारी मोटरसाइकिल एडवेंचर की जो प्लानिंग होती है ना वो 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है। सही है। फॉर एग्जांपल 1 महीने पहले में हम रूट डिसाइड करते हैं कि हमने हेलमेट चाहिए, मौसम कौन से में जाना है। अगस्त का महीना हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जब बारिश हो रही होती है, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है, जब बाबूसर टॉप खुला होता है, हम लोग लाहौर में निकलते हैं। पूरा एक दिन तो हमें बाइक पे चीज़ें रखने में लगता है। सैडल बॉक्सेस होते हैं, उसमें अपना सामान रखते हैं। बाइक ठीक करने में 2-3 दिन लग जाते हैं, गेयर वगैरह, ब्रेक्स। ये पहले तो आपको एक पूरा हफ्ता लगता है बाइक ठीक करने में और ख़ुद रेडी होने में। फिर हम लोग निकलते हैं सुबह फजर के वक्त। हम निकलते हैं बाबूसर ये जीटी रोड के वाया जीटी रोड हम लाहौर जाते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं जीटी रोड के ज़रिए। जो बहुत हम रात को सफ़र इसलिए करते हैं जीटी रोड का बिकॉज दिन में गर्मी होती है और ज़्यादा रश होता है और रात में मतलब सुकून से जा सकते हो। बाय द टाइम सनराइज़ होता है आप इस्लामाबाद पहुँचे होते हो। फिर उसके बाद हम इस्लामाबाद में एक दिन स्टे करते हैं बिकॉज हम बहुत थक जाते हैं। ऑब्वियसली इट्स बहुत टायरिंग होता है बाइक पर। एंड वहाँ से हम नरान की तरफ जाते हैं बालाकोट के ज़रिए और नरान से फिर ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे बाबूसर टॉप। हमें वेट करना पड़ता है नरान में क्योंकि बाबूसर टॉप बंद हो जाता है 6 बजे, 6 PM पे वो आर्मी बंद कर देती है उसको, तो ऑब्वियसली हमें वेट करना पड़ेगा बाबूसर को। नरान में रुकते हैं। बाबूसर टॉप पर जब हम एक दफ़ा गुजर गए ना तो चिलास से थोड़ा सा एक रास्ता होता है जहाँ पे हमने सुना भी था पहले जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। मुझे याद है कि वहाँ पे रिसेंट अटैक हुआ था, तो मुझे याद है मेरे भाई ने कहा था कि तुम ना रुमाल बांध लो अपने सर, ये हेलमेट के नीचे ना कि, और बाल छुपा लो ताकि पता ना चले कि अंदर हमें सेफ रहना चाहिए, पता ना चले, रिस्क मत लेते। मैंने रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मैंने उससे सवाल किया यार क्यों क्या हो जाएगा? कह रहा था नहीं बस रिस्क ना लो तो अपना बांध लो। तो मुझे याद है वो थोड़ा सा ऐसा इलाका है वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता, नज़र आता भी है तो मतलब बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थोड़ा सा इलाका। अच्छा ज़ैनब, आप चूँकि आपने ये खुद ही मेंशन कर दिया है तो आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज ये सवाल तो हर लड़की आपकी इस वक्त बात सुन रही होगी तो ये पूछना चाहेगी आपसे, भाई हम गाड़ी चलाते हैं और हमें फिर भी वी हैव टू डील विद द स्टेयर्स लोगों की जो होती हैं। लिटरली कितनी बार ये हुआ है कि मैं खुद मोटरवे पे लाहौर से जी इस्लामाबाद अकेले जा रही हूँ तो आपको तंग करना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, वो संभाल भी लेती है सारी सिचुएशन, बट यू हैव टू डील विद इट। अब मैं इमेजिन कर रही हूँ कि एक लड़की बाइक चला रही है, लाहौर से कहाँ तक वो पहुँच गई है, तो इस तरह रास्ते में कोई अनवांटेड किस्म की अटेंशन मिलती है आपको? नंबर 1 नहीं मिलती। उसकी रीज़न ये है कि पता नहीं चलता, उनको पता ही नहीं है लड़का या लड़की है क्योंकि आपने गेयर पहना होता है, पूरा आपका हेलमेट होता है। बाल अगर उनको नज़र आ गए तो वो सोच रहे होते हैं कि लड़का जिसके लंबे बाल हैं, उनको ये लग रहा होता है आजकल तो। लेकिन जब मैं रुकती हूँ पानी पीने के लिए, हाँ एग्जैक्टली, तो चाय के लिए मैं रुकती हूँ, पानी के लिए रुकती हूँ, या अगर हम थोड़ा रेस्ट करें लंच के लिए, तब उनको समझ आती है कि ये लड़की है। लोग सेल्फीज लेने आ जाते हैं और इनकरेज करते हैं। एक्चुअली देखिए सिटी के अंदर मैंने ज़्यादा
हरासमेंट फेस की है इन द रोड्स। मैं एडमिट करूंगी कि मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं अंदरून शहर जाऊँ बाइक पर, मैं अवॉइड करती हूँ। मैं आई वुड टेक समथिंग एल्स, मैं कार में चली जाऊँगी लेकिन मैं नहीं जाती। लेकिन माउंटेन एरियाज़ में अलग है, माउंटेन एरियाज़ में वहाँ लोग ज़्यादा एक्सेप्टिंग है कि एक लड़की चला रही है, क्योंकि वहाँ से फॉरेन राइडर्स जाती हैं फीमेल, तो उनको ये दिमाग में है कि हाँ उनको एक एक्सपोजर मिल गया है। सिटी में ये थोड़ा एक्सपोजर कम होता है क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा आपको डिफरेंट एरिया आइडियोलॉजी से मिलते हैं, माइंडसेट से मिलते हैं, लेकिन माउंटेन एरियाज़ में उनको यूज टू हो गए हैं अब। एंड वो हैरान होते हैं, उनको तो समझ ही नहीं आती कि आप पाकिस्तानी, जब शनाख्ती कार्ड निकाल के दिखाते हो कि पाकिस्तानी है तो वो यकीन करते हैं, लाइक वो जबरदस्त आप बात भी कर रही हैं और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हैं। आपने इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि वहाँ के एरियाज में ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। यहाँ आपको अब इतने सालों बाद कुछ चेंज नजर आना शुरू हुआ, क्योंकि जब आपने किया था उस वक्त तक तो हमने कोई खातून मोटरसाइकिल पर सड़कों पे नहीं देखी थी, लेकिन अब विमेन इन व्हील प्रोजेक्ट भी है और भी लोग निकल रहे हैं। खवातीन हमें मोटर बाइक चलाती हुई कहीं ना कहीं, कोई स्कूटी मोटर बाइक चलाती हुई नजर आ जाती हैं। तो कुछ आपने भी चेंज महसूस किया? मैंने किया, देखे जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब वुमेन ऑन व्हील्स नहीं था, तब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ से मैं सीख सकूँ मोटरसाइकिल राइडिंग। अब आया है वुमेन ऑन व्हील्स एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ कि चलो ठीक है मैंने सीख लिया अपने भाई से, लेकिन जो लड़कियाँ सीखना चाहती हैं उनके पास प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। जैसे सुहाए है, उन्होंने प्रोफेशनल मोटरसाइकिल राइडर से सीखी है मोटर बाइक के क्या तरीका होता है, प्रॉपर तरीका चलाने का। ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला था, लेकिन मैं हैप्पी हूँ कि अब ये गेम चेंजर है। ये फिल्म मेरे एडवेंचर्स ने काफ़ी पाकिस्तान का एक राइडिंग कल्चर बना दिया है। पाकिस्तान में फीमेल्स अब नज़र आती हैं, कराची में मैंने देखा है, मैं कराची अक्सर आती हूँ, मैंने वहाँ देखा कि वहाँ लड़कियाँ चलाती थी। पहले लाहौर में इतना नज़र नहीं आता था, कराची में नज़र आ जाता था, अब निकल रही है। मैं उस दिन खुद बाइक पे थी तो मैंने खुद मैं खुद मोटरसाइकिल पे थी, एक और लड़की मोटरसाइकिल पे थी, तो मैंने उसको रोक कर सलाम किया और मैंने उससे कहा यार वी हैव टू डू दिस, और हमें ये करना है और हमें लड़कियों को बताना है कि खुद मुख्तार हो, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कार्स तो मोटरसाइकिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। डेफिनेटली वी आर टोटली विद यू। और ख़ासतौर पे अगर कोई अच्छा प्रेसिडेंट, कोई एग्जांपल सेट हो जाए, माशाल्लाह बहुत हो रहे हैं, लेकिन आप तो बड़ी दूर तक निकल गई। एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, हमें ऐसा शक सा था लेकिन आपने अब उसकी तस्दीक भी कर दी कि जो आउटस्कर्ट्स, जो ज़रा इतने अर्बन शहर नहीं है पाकिस्तान के, वो ज़रा ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है। मेरा ख्याल है कि उनका दिमाग ज़रा ज़्यादा खुला हुआ है। शहरों में जो लोग हैं, आई एम सॉरी आई डोंट नो व्हाई, उनको क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं कि वो ज़रा ज़्यादा दकियानूस हैं और नैरो माइंडेड हैं। तो ये एक चीज़ हमने आपकी बात से इस्टेब्लिश की। दूसरा मेरा सवाल है, एक्चुअली ये सवाल मेरा नहीं है, हमारे टीम मेंबर हैं ज़ुबैर साहब, उनका सवाल है कि माशाल्लाह भी हम आपको देख रहे हैं, यू आर सो प्रिटी, यू आर सो कॉन्फिडेंट, लिटरली हमें लगता है कि अगर आप खुद ये रोल प्ले करती मूवी में तो ज़रा उसमें ज़्यादा जान होती। सुहाए इज़ रियली गुड, नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम हर। अभी हम उनकी मूवी देखेंगे, लेकिन आपके लिए तो मूवी ना होती ना, फिर तो ये आपकी ज़िंदगी होती, तो आपने क्यों नहीं इसमें एक्ट किया? मैं पढ़ रही हूँ इसलिए नहीं एक्ट किया है। मैंने यूनिवर्सिटी होती, मेरा अभी भी क्लास है जो मैंने स्किप की है। मैं एजुकेशन हासिल कर रही हूँ, मेरे लिए पढ़ाई मैटर बहुत ज़्यादा करती है। मैं मार्केटिंग फाइनेंस कर रही हूँ, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मेरा लास्ट सेमेस्टर जा रहा है। तो मुझे लग रहा था टाइम नहीं है, ऊपर से मैं एक्टर रही हूँ, मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती। लेकिन सुहाए ने एक्चुअली ये रोल मैं खुद भी इमेजिन नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से इतनी फेमिलियर नहीं हूँ। मेरी पैदाइश शारजा में हुई थी, मेरी सारी परवरिश वहाँ हुई थी। मैं 12 साल की थी जब मैं पाकिस्तान आई हूँ अपने एजुकेशन हासिल करने के लिए, तो मैं इतनी यूज्ड टू नहीं थी। सुहाए का जब मुझे अदनान सरवर ने बताया था ना कि वो रोल प्ले करेंगी, तो मैं भी कंफ्यूज थी। और मैंने सुहाए को खुद कहा भी था, सुहाए आप कर लोगे, लेकिन मुझे आई एम कन्फ्यूज, आई एम स्केर्ड, मैं नर्वस हूँ। एंड सुहाए कह रही थी कि मैं खुद नर्वस हूँ, लाइक मैं ज़नत में खुद घबराहट है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी, आई गिव माई बेस्ट। फिर मैं जब सेट पे गई हूँ, जब मैंने उसको देखा है ना, मैं शॉक थी। लाइक मैंने अपना आप देखा उसके अंदर। एंड शी लॉस्ट हर पेरेंट्स टू, मतलब आपको पता होगा कि वो सेल्फ मेड वुमेन है एंड शी इज़ इंडस्ट्री में आई थिंक शी इज़ द ओनली वन आई नो जो इतनी कॉन्फिडेंट है, वो खुद अपना सारा काम करती है। तो उसको वो दर्द महसूस हुआ था जब मैं मेंशन करती थी उसको ना कि मेरे अबू नहीं है, और तो हमें फाइनेंशियल इश्यूज होते थे, अक्सर अभी भी होते हैं, और हमें कितनी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती है। मेरी अम्मी को एज अ विडो इन पाकिस्तानी सोसाइटी कितने लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। ऑनेस्टली ये बातें जब मैं सुहाए से करती थी ना, तो वो समझ रही थी इस बात को, बिकॉज उसके साथ भी ऐसा हुआ है। तो जब आपका तो कमाल है ही ज़ैनत, लेकिन जाहिर है कि आपकी अम्मी का भी इसमें बहुत कमाल है, क्योंकि एक तो वो बेवा थी, दूसरा
उन्होंने अपने बच्चों को ये सब कुछ एडवेंचर्स करने दिए, तो हैट्स ऑफ टू हर। अम्मी जी सलाम है आपको। दूसरी बात ये कि अब आगे क्या एडवेंचर का प्लान है? एक तो हमने पूछना था कि हाउ डिड दिस एक्चुअली फिल्म हैपन। अदनान सरवर ने मुख्तसर बताइएगा आपसे किस तरह रब्ता किया था, आपकी कोई जानने वाले थे, रिश्तेदार थे? क्योंकि स्टोरीज बहुत हैं, फिल्में बनाने वाले कम हैं, तो वो किस तरह हुआ था और अगला एडवेंचर क्या करने वाली हैं? मैं आपको, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। 2016 में 2016 के रमज़ान में मुझे एक रात जाता है फेसबुक पे, आपको पता है मैसेज रिक्वेस्ट का मैं अक्सर चेक करती हूँ, और उसमें अदनान सरवर ने मुझे कहा कि मैं ना आप पे फिल्म बनाना चाहता हूँ। लिटरली मैंने उनको मजाक में कहा कि आप पागल हो, मेरे पे फिल्म बनाओगे, आप कौन हो? मुझे तो पता भी नहीं था वो कौन है ऑनेस्टली। मैंने उनसे बड़ा ना ऑफ द कफ मैनर में बात की, तो उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म शाह बनाई है, आप मेरी फिल्म देखें। फिर मैंने शाह उनकी फ़िल्म देखी एंड देन वी स्पोक ऑन द फ़ोन। मुझे याद है उन्होंने वो बहुत इंटरेस्टेड थे। उसी वक्त उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपकी फ़िल्म बनानी है, मुझे आपकी स्टोरी पसंद आई। तब भी मुझे मजाक लग रहा था, मैंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कैसे आप कर सकते हो? मैं आम सी लड़की हूँ, अभी भी मैं अपने आप को आम सी लड़की मानती हूँ, नेक्स्ट डोर गर्ल जो होती है उस पर फिल्म बन रही हो। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बनाना चाहता हूँ और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। एंड हम लोगों ने एक्चुअली ये फिल्म मेरे पास उन्होंने हाफ ईयर से थी, बीच में ऐसे एक पीरियड आया था कि हमें लग रहा था फिल्म नहीं बनेगी, क्योंकि ऑब्वियसली देयर वाज एन इशू, मुझे कोई नहीं मिल रही थी कि अपडेट्स की फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे फिल्म बन गई। वी गॉट स्पॉन्सर्स फॉर द फिल्म एंड एवरीथिंग एंड पीपल सपोर्टेड इट। एंड अदनान सरवर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं ये मीडिया में कह रही हूँ ऑनेस्टली। वो एक स्ट्रेंजर थे जिन्होंने मुझे रैंडमली मैसेज किया था, क्योंकि फेसबुक में मेरा पेज है ज़नत इरफान वन गर्ल टू व्हील्स, वहाँ पर अक्सर लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो उसके थ्रू हुआ था। लवली ज़ैनत, बहुत ही मज़ा आया आपकी स्टोरी सुन के, आपसे बात करके, और अब तो हम और भी ज़्यादा क्यूरियस हो गए हैं अबाउट द मूवी। एंड आई मस्ट कन्फेस कि आपके बारे में हमें इस मूवी से पहले पता था, तो माशाल्लाह आपने जो एडवेंचर्स किए हैं, आपकी जो मशहूरी थी वो पहले पहुंच चुकी थी हम तक। बट वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फिल्म एज वेल, और विशिंग यू अ लॉट मोर एडवेंचर्स इन लाइफ। जनाब हम तो लाइक करने वाले हैं, ज़ैनत का पेज है वन गर्ल टू व्हील्स, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, तो इन पे इनकी जो अपडेट्स हैं ज़िंदगी की वो आपको इस पेज पे मिल सकेंगी। ज़बरदस्त, प्लेजर टॉकिंग टू यू। अभी आगे बढ़ जाएंगे 20 को, बाय द वे 20 अप्रैल को फिल्म रिलीज हो रही है, तो वो आप सब ने देखने जाना है। अभी हम जरा कुछ सियासी बातें कर लें दोबारा से कर लेते हैं। आपको पता है कि इलेक्शन सर पे हैं, सियासी माहौल है मुल्क में, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है, तो ये तो आपको बता देते हैं कि एमक्यूएम बहादुराबाद का दरवाजा बंद कर दिया, पीएसपी की तरफ से जाने का रास्ता भी कोई नहीं है। अब फारूक सत्तार ने अपना जो सियासी करियर है, हमें लग ये रहा है कि दांव पर लगा दिया है। 11 अप्रैल को बहादुराबाद ग्रुप के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार को 16 अप्रैल तक की डेडलाइन देते हुए कहा था कि इसके बाद जनाब उनकी हैसियत कारकुन किसी होगी। उस पर फारूक सत्तार ने साफ कह दिया था कि वो मौजूदा हालात में बहादुराबाद नहीं जाएंगे। लाइन की बातें जो है वो मुनासिब नहीं है। वो फिर ये लगता है कि आप अलहदा से आगे के लिए जो है वो तैयार हैं काम करने के लिए। जो फार्मूला सालिसों ने दिया है उस पर बात नहीं बनेगी, तो मेरा सिर्फ जाकर बैठ जाना ये भी हमारी मुखालिफों की ही कामयाबी है कि अगर एक सरबराह से है। अच्छा, आपको ये बता दें, ये तो अपने आपको सुनाया, लेकिन फारूक सत्तार साहब यहाँ नहीं रुके और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पीएसपी या किसी और जमात में नहीं जाऊंगा, मेरा जीना मरना एमक्यूएम के साथ है। मर जाऊंगा लेकिन पीएसपी में नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा किसी और सियासी जमात में नहीं जाऊंगा। फारूक सत्तार का ये बयान सुनकर पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह भी भड़क गए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि फारूक सत्तार पर पीएसपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। फारूक सत्तार कहते हैं अनीस भाई, मेरे लिए आपके पास क्या पैकेज है? मजीद शर से बचने के लिए मैं ये स्टेप उठाने जा रहा हूं और मैं ऐलान करता हूं, पहली दफा किसी के लिए ऐलान कर रहा हूं कि पाक सरजमीन पार्टी के दरवाजे फारूक सत्तार के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि बहादुराबाद की दावत मुस्तरद करके और पीएसपी का दरवाज़ा बंद करके फारूक सत्तार ने सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला है, और इस खेल में उनके हाथ क्या आएगा ये ऑब्वियसली जल्द ही पता चल जाएगा। अब लेकिन बड़ा ड्रॉप सीन सा हो गया।
मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, दरवाजे बंद हो गए। लेकिन कहीं तो जाना ही पड़ेगा, हमें ऐसा लग रहा है। बट एनीवे, हम अपनी राय जो है बिल्कुल अपने पास ही रखते हैं और हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार मज़हर अब्बास साहब। उनसे पूछ लेते हैं, उनको इन चीज़ों का बड़ी अच्छी तरह पता होता है। मज़हर साहब ये बताएं कि बहादुराबाद जाएंगे या नहीं जाएंगे? PSP के भी दरवाजे उन्होंने अपने लिए खुद ही भी बंद कर लिए, तो फारूक सत्तार के पास अब रास्ता क्या बचा है, क्या करेंगे वो? कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन बहादुराबाद इस वक्त जो जैसी भी पोजीशन पे है वो ज़्यादा निस्बतन ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रहे हैं फारूक सत्तार साहब के मुकाबले में। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब फैसला करें, एक चाहे वो सामने रखते हुए, इलेक्शन को सामने रखते हुए फैसला करें, लेकिन उनके लिए अभी भी बहादुराबाद ही जाना मुनासिब उनके लिए है। गालिबन पाक सरजमीन पार्टी में जो इस वक्त पोजीशन है उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार काबिल कबूल नहीं होंगे, लेकिन बहादुराबाद के लिए आज भी वो काबिल कबूल हैं, बशर्ते कि वो गैर मशरूत अंदाज में वहाँ जाएँ, कोई शर्त गैर। मज़हर साहब, इस वक्त जो हालात हैं MQM के शिराज़े बिखरा हुआ है, फारूक सत्तार साहब जिन हालात से दो चार हैं, ये बताइएगा कि आपको इसमें फारूक सत्तार साहब का कितना कसूर लगता है? उनसे क्या कोई गलती हुई है, और अगर हुई है तो कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई? इसमें सिर्फ डॉक्टर फारूक सत्तार का कसूर कहना, मैं समझता हूँ डॉक्टर फारूक सत्तार का अकेले कसूर नहीं है, लेकिन हालात का भी कसूर है। लेकिन वो एक सियासी सरबराह के तौर पर, एक पार्टी के सरबराह के तौर पे MQM पाकिस्तान को उस मुश्किल से नहीं निकाल पाए, बल्कि दबाव का शिकार हो गए, और उस शिकार की एक रिफ्लेक्शन हमें आज MQM पाकिस्तान बहादुराबाद और PIB में जो तकसीम नज़र आती है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो क़यादत थी डॉक्टर फारूक सत्तार की, मानों में सियासी अंदाज में इन मामलात को हल नहीं कर सकी और दबाव के आगे जो है वो सरेंडर करते चले गए। तो मज़हर साहब, इसी तरह का अगर फारूक सत्तार किसी सूरत नहीं माने तो हम एक माइनस फारूक सत्तार MQM देखेंगे, और पार्टी के लिए ये कितना बड़ा नुकसान होगा? बिल्कुल, नुकसान तो MQM पाकिस्तान को पहले ही बहुत पहुंच चुका है, और चाहे वो बहादुराबाद के प्लेटफॉर्म से MQM अब इलेक्शन लड़े, PIB के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े, या इवन मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ें, जो डैमेज हो गया है पिछले 2-3 महीने में MQM पाकिस्तान को, उस डैमेज से अगले इंतखाबात में निकलना बहुत मुश्किल होगा MQM। उसकी सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर ये बिल्कुल ये दोनों ग्रुप अपने तमाम तर इख्तलाफात ख़त्म करें, एक्सेप्ट करें, एक दूसरे की गलतियाँ एक्सेप्ट करें, और फिर जो है किसी नए प्रोग्राम के साथ MQM को लेके चलें, तो शायद MQM के वोटर्स में आज भी MQM के लिए एक जो है नर्म गोशा है MQM पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब। देखते हैं क्या होता है, कौन गलतियां तस्लीम करता है, कौन शिकवों को दूर करता है, और कौन दूसरों की गलतियां भुला के आगे बढ़ता है। डेफिनेटली, क्योंकि एज मज़हर साहब सेट MQM ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो चुका है। अच्छा जी, अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी आपके साथ कवर करें। इनफैक्ट मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द ओनली इंटरनेशनल न्यूज़ जिस पर हमारा तो दिल हिल रहा है कि उधर हो क्या रहा है। हम बात कर रहे हैं सीरिया की। आपको बताएं कि अमेरिका और इत्तेहादिया को शाम से कीमियाई हथियार ख़त्म करना है। हमले भी शुरू हो चुके हैं, और यहाँ इराक वाली गलती तो नहीं दोहराई जा रही। उधर हो क्या रहा है? अमेरिका में मुकीम तजियाकार आदिल नजम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कॉमन सवाल यही बनता है कि इराक में केमिकल वेपन्स के अंबार होने के अमरीकी दावे आज तक साबित नहीं हो सके। इस पर किताबें लिखी गई हैं, इसमें फिल्में बनी हैं, और पूरा इराक अगर आप देखें तो वो जंग में झोंक दिया गया। तो शाम में ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? सदर ट्रंप ने क्या कोई ऐसी गारंटी दी है? इसका जवाब तो सदर ट्रंप भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में गारंटी नहीं होती इंटरनेशनल अफेयर्स में। गारंटी नहीं होती कि जी अगर तुम ये साबित नहीं कर सकते तब तक कुछ हो नहीं सकता। यकीनन एक चीज़ तो तय है कि बशार अल असद जो हैं उनके पास केमिकल वेपन्स हैं भी, और लगता यही है बहुत से इसके ऐसे गुज़श्ता सालों में हमारे पास एविडेंस है कि उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। तो मेरे ख्याल में ये जो एक एविडेंस की बात है उसमें इस केस में ज़्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जंग शुरू कर दी जाए।
आदिल साहब, अमेरिका इत्तेहादियों के साथ शाम पर हमले शुरू कर चुका है। इराक जंग को हम बार बार कहेंगे कि नज़र में रखना होगा। उसको नज़र में रखते हुए इस बार अगर गारंटी नहीं है तो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए इन सुपर पावर्स को? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो इसकी चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये कि ये जो है ये एक और इराक जंग ना बन जाए, और यकीनन अमेरिका और खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि ये इराक जंग बन जाए। अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तमाम इलेक्शन में इराक जंग को भी जो है क्रिटिसाइज़ किया, और उनने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया कि अमेरिका को हर मसले में जंग पे चला जाना चाहिए और दूसरों के मसाइल में दखल अंदाज नहीं होना चाहिए मिलिट्री सेंस में। तो एक तरह से इनके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट है ये जो हमले हैं, उनके अपना जो बेस है वो इनके खिलाफ है, क्यों इंटरवेंशन के खिलाफ है। अच्छा, एक चीज़ जो हमें ज़रा अलार्मिंग सिचुएशन इस सारी में लग रही है कि इस वक्त अगर हम अमेरिका और रशिया को देखें तो एक दूसरे के आमने सामने हमें नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोजीशंस दे हैव टेकन इन दिस वॉर। तो सीरिया क्या मैदान जंग तो नहीं बनता आपको नज़र आ रहा? मेरे ख्याल में बन चुका है। असल मसला जो है वो शाम का तो है ही नहीं। असल मसला तो इस वक्त रूस और अमेरिका का है, और असल मसला इसमें जो है वो यूरोप का भी है। अगर आप देखें जो हमले हुए उसमें बड़ी खबर ये नहीं कि अमेरिका ने जो है कुछ मिसाइल भेज दिए सीरिया में, वो तो मेरे ख्याल में एक तरह से आनी जानी चीज़ हो गई है आजकल के हालात में। असली खबर ये है कि अमेरिका के साथ बरतानिया और फ्रांस भी शामिल है, बरतानिया और रूस के अपने तस्वीर हैं। You're right, मैदान जंग तो वो बन ही चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका में मुकीम तजियाकार आदिल नजम हमें समझा रहे थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और इसके बाद हम आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ तो नहीं बिल्कुल ये, क्योंकि ये होने नहीं वाला। हमें ऐसा लगता है सॉरी वी आर जस्ट बिटर लाइक दैट। थोड़े से हम इतनी चीज़ें सुनते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मुल्क के हवाले से हम बात करें, लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आती हैं, इसलिए दिल ज़रा टूट सा जाता है। दिल से टूट सा जाता है। और ये मुझे लगता है बस एनिमेट आप अपनी इमेजिनेशन में कर लें कि कराची में बड़ी अच्छी बसें चल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम है, ईमान सही होना चाहिए, चीज़ें होना हो। ये पता नहीं है ख्वाब जो है कभी हकीकत बनेगा कि नहीं बनेगा। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर पे एम्फेसिस है, कराची में बसें चलाने का ऐलान कर दिया है। 1 मिनट की खामोशी करें या तालियां बजा लें। तो शहरी जो हैं सामने बैठे हैं वो दुआ गो तो हैं, और कि वो इन बसों को का सफ़र जो है वो कर सके, ये बहुत हमारी बड़ी दुआ है। और जी ऐलानात तो हो ही रहे हैं। सड़कों पर देखने की किस्मत भी पाए हम लोग कि हमें सड़कों पे भी ये चीज़ें नज़र आएँ। आपको बताएं कि सिंध काबीना ने इंटरसिटी बसों के पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 10 एयर कंडीशन बसें, वाह वाह, ये तो इतनी ज़्यादा मेंशन ही नहीं किया था। एयर कंडीशन बसें जो हैं वो कराची के अहम रूट्स पर चलाई जाएंगी। और सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर शाह का कहना है कि 5 किलोमीटर से कम फासले का किराया जो है वो 20 रुपये और 15 किलोमीटर का किराया 30 रुपये होगा। और नासिर शाह साहब को वैसे ऐलानात और मंजूरियों के बजाय ना जब बस सड़क पे आ जाए तब कहना चाहिए, क्योंकि अब तो मेरा ख्याल है उन्हें भी एहसास हो जाना चाहिए कि लोगों ने मजाक ही बना लिया इस चीज़ का। नासिर शाह साहब कराची के लिए इतनी बसों का ऐलान कर चुके हैं कि अब शायद उनके लिए सड़कें कम पड़ जाएं, वैसे जितने ऐलानात अब तक किए जा चुके हैं। लेकिन ये मसला तो तब दरपेश हो कि जब ये बसें सड़कों पर आएँ। एक दफ़ा सुन भी लेते हैं तो ज़रा रिमाइंड कराते हैं आपको उनके पहले ऐलान से इस ऐलान तक का सफ़र कैसा रहा। सिटी बस सर्विस हम लोग दे रहे हैं, ये जुलाई तक ऑन रोड आ जाएंगी ये बसेस जो हैं। 600 ये 37 या 35 जो बसेस हैं ये इंट्रासिटी हैं, ये सिर्फ कराची के लिए, और ये पहला फेज है। मेरे ख्याल में महीने 1.5 में रोड पे आनी चाहिए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी कि इसी साल बसेस जो हैं ऑन रोड आ जाएं। जनवरी के एंड तक आपको ऑन रोड बसेस मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब प्लीज़ हम पे ज़रा एक सेकंड आएँ, क्योंकि हमने अपनी शक्ल दिखा के कहना चाह रहे हैं हम कि अगर आपको हमारी शक्लों पे सार्केज़म नज़र आ रहा है तो हम मजाक नहीं उड़ा रहे किसी का, हमारा दिल टूटा हुआ है। आपने ऐलान सुने 633 बसें पहले फेज़ में, 635 से फिर 10 पे आ गए हम। हाँ। और अब जो लेटेस्ट ऐलान है वो 10 का किया गया है वादा। वी होप कि अब ये तो वादा भी छोटा सा है तो पूरा कर ही देना चाहिए। ये सारे ऐलानात हर नए ऐलान के बाद हम आपको सुनवाते हैं। अगर इनमें से कोई बस कराची की सड़कों पर नजर आ जाए तो सिंध हुकूमत की भी कुछ लाज रह जाए, वरना इतनी बार आवाम को बेवकूफ़ बनाने से बेहतर है कि सूबाई वजीर खामोश ही रहा करें। अगर ये किसी दिन हो गया ना, मैं आपको बता रही हूँ अब्दुल्ला, 10 बसें नई निकली ना तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, लोग बसें देखने निकल आएंगे सड़कों पे कि उन्होंने पहले कभी ऐसी बसें और नहीं हमने तो कवरेज करने पहुंच जाने, भंगड़े डालना शुरू कर देने वहां पे।
अगेन हम मजाक नहीं उड़ा रहे, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बिलीव कि इस किस्म का कुछ होने वाला है, तो सॉरी, अपॉलॉजीज ओवर देयर। अच्छा जी, अब बात करते हैं, हमारी गेस्ट हमारे साथ हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन से। तो पहला सवाल तो यही बनता है जी नाज के कराची में बसें चलाने का ऐलान एक दो नहीं दर्जनों बार किया जा चुका है, हम कितनी बार ये सुना भी चुके हैं, तो हमें कभी सड़कों पे वो बसें चलती नज़र नहीं आई। तो इस बार ऐसा क्या अलग हो रहा है जिसके बारे में हम खुश होएं और हम बड़ा होपफुल हो जाएं? हुकूमत बहुत तेजी से काम भी कर रही है, सिंध हुकूमत। अब चूंकि कराची के अंदर एक पुरअमन फिजा है, काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट पूरे सिंध के अंदर रोड नेटवर्क्स को इम्प्रूव कर रही है, और कराची में भी बिलखसूस अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस जो बने हैं, उसके बाद ऐसा सिस्टम एक डेवलप हो चुका है कि अब यहाँ पे इंशाल्लाह पब्लिक सर्विस के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए बसेस की जो इंडक्शन की जा रही है, लेकर आ रहे हैं बसेस, नए बसेस लेकर आने का ऐलान हुकूमत ने किया है। ये इस रोड मैप और नेटवर्किंग और इस प्लानिंग के तहत किया गया। जी, बड़े खूबसूरत आपने अल्फाज का चुनाव किया, और ये मंतक आप कहाँ से लेके आई हैं, इस पर अक्ल भी हैरान है। नाज बलोच साहिबा, ये बता दीजिए कि 633 से फिर अब 10 पे बात आ गई है, ये 10 बसें भी कराची के अलग अलग रूट्स पे चलाई जाएंगी, वी आर श्योर के मसला तो इससे हल हो जाएगा, आपका क्या ख्याल है? देखिए, बसेस की तादाद जो है वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह इंक्रीज भी होगी, और अमूमी तौर पे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, स्पेशली जो हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स और लेबरर्स और वो लोग जो शाम को ज़्यादा ट्रैफिक की आमद और रफ्त की वजह से रोड्स में फंस जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत होगी, ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी सहूलत होगी। तो इनिशियली पॉइंट्स वाइज हमने यहाँ पे भी 10 बसों का जो इनेकाद करने का प्लान किया है, इसके बाद इसको इंक्रीज भी किया जाएगा। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रिस्पेक्ट, लेकिन मतलब कि जब हम 2 करोड़ की आबादी और 10 बसें सुनते हैं तो आई एम सॉरी, इट जस्ट डजंट मेक सेंस, बट एनीवे छोड़ दें। ये 10 बसों का प्रोजेक्ट तो होगा, जब होगा तो वो ऑरेंज लाइन, वो ग्रीन लाइन, वो रेड लाइन, वो डेड लाइन, मतलब क्या बना उन चीज़ों का, उनका भी कुछ आप हमें अपडेट दे दें, वो कब हमें नजर आएंगी चीज़ें? अवाम की सहूलत के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा खिदमत की, और अब भी हम वही जज्बे के साथ खिदमत करने का इरादा रखते हैं, और इंशाल्लाह ये जो आप पेस देख रही हैं काम का, अब काम में तेजी आई है, लोगों को अब वो खौफ और हिरास की जो एक फिजा थी कराची के अंदर, वो खत्म हुआ, तो डेवलपमेंट भी हो रही है, और इंशाल्लाह ताला तमाम तर जितनी भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज बलोच हमसे बात कर रही थी, पीपल्स पार्टी की रहनुमा। आपको कुछ समझ आई? मेरा ख्याल है आगे बढ़ जाना चाहिए, और इस पे कमेंट हमें नहीं करना चाहिए। आवाम जो है मेरा ख्याल है वो समझदार हैं। अगर आपको लगता है कि नाज बलोच और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा जो दावे कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने कराची और सिंध के आवाम की खिदमत की है, और जिस तरह से अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर हो गया है कि इन 10 बसों से कराची के आवाम को सहूलत मैसर आएगी, तो आप फिर अपने वोट का हक का इस्तेमाल उसी तरीके से कीजिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी। आई एम स्पीचलेस। और बाय द वे मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, बहुत कुछ हमने ऑलरेडी कह दिया, लेकिन अब्दुल्ला, हम आपको पता है स्पोक्स पर्सन वगैरह से ये रहनुमा सारी पार्टीज उनसे बातें करते हैं, इट्स अ वेरी टफ जॉब, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। मुझे यकीन है, मुझे वैसे यकीन नहीं है, बट आई एम श्योर इफ आई वर टू टॉक टू नाज बलोच फेस टू फेस विदाउट कैमराज, तो क्या उनका वाकई दिल होगा इस चीज़ में कि 10 बसें आ रही हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुशहाली और एवरी, इट्स आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नेगेटिव अबाउट इट, लेकिन ये इस किस्म की फ्लफ किस्म के वादे, और फिर आपको डिफेंड भी करना पड़ता है, आपको पता है कि ये नहीं होने वाला, एंड येट इट इज़ योर जॉब टू डू इट। और अगर ये हो भी गया तो मैं कहता हूँ ऊंट के मुंह में जीरा भी शायद ज्यादा ही दाढ़ भी गीली नहीं होनी, ऊंट के मुंह में दाढ़ भी क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, ये वो कोई मिसाल भी इस पे फिट नहीं आती, आप यकीन माने जितना बड़ा ये मसला है।